मामला चल रहा है कि भारत के अंदर हर चीज ठेके पर होगी। भारत के तमाम नौकरियां तो पहले ही वो ठेके पर है। अस्पतालों का ठेका, अस्पतालों में नौकरी हो, अध्यापकों की नौकरी हो, तमाम मेहनत कशों के जीवन को उन्होंने ठेकाकरण से प्रभावित कर ही रखा है। और अब ये सेना की लड़ाकू इकाइयों में भी अग्निपथ योजना के द्वारा ठेकाकरण को लेकर आ रहे हैं। और इस पूरी योजना ने बेरोजगारी की स्थिति कितनी विस्फोटक है उसको सामने लाके रख दिया है, जिस तरह से युवा सामने आए हैं। और हम समझते हैं कि युवाओं का अगर एक सक्रिय, एक संगठित और एक बेहतर योजनाबद्ध आंदोलन के द्वारा भारत सरकार को इस स्कीम को वापस लेना पड़ेगा। वो स्कीम वापस लेगी या नहीं लेगी ये निर्भर करता है भारत के नौजवान ये जो ठेकाकरण की नीति है इसके खिलाफ किस तरह से एक योजनाबद्ध, संगठित व जुझारू आंदोलन, जिस तरह से भारत के किसानों ने खेती के कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ एक संगठित, व्यापक, जुझारू आंदोलन का परिचय देकर और उस एकता को बनाकर विभिन्न कुर्बानियां देने के बावजूद लड़ाई को जिंदा रखा और नरेंद्र मोदी सरकार को मजबूर किया कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए, वैसे ही नौजवान अगर लड़ेंगे और जो कि लड़ भी रहे हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को इसे वापस लेना ही पड़ेगा। सरकार समझा रही है नौजवानों को, देखिए पूरे सब लोग उतर गए हैं। जी बिल्कुल, सरकार सब कुछ उतर गई है और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि अग्निवीरों को सीआईएसएफ में दाखिला भर्ती मिल जाएगी, अग्निवीरों को तमाम बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के में आपको नौकरियां मिल जाएगी। मगर भारत की एक सेना नहीं कह रही है कि सभी अग्निवीरों को हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये किस तरह से आप तो दरअसल में ये भारत के नौजवानों के साथ मजाक हो रहा है कि 17 साल का युवक, 17.5 साल का युवक और वो 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। जब उसका जीवन शुरू होने वाला है तब आप उसको रिटायर कर देंगे। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 75% लोगों को क्योंकि आप निकाल देंगे तो उस नौजवान के सामने तो उसके आत्मसम्मान के खिलाफ बात हो जाएगी, क्योंकि ये सवाल उठेगा कि तू काबिल ही नहीं रहा होगा। फौजी कह रहे हैं बड़ा रिफॉर्म है ये सेना में। नहीं, कोई रिफॉर्म नहीं है। देखिए सवाल ये रिफॉर्म नहीं है, ये भारत की सेना का जो एक दर्जा है, जो उसका पहले से विश्व स्तरीय दर्जा है, उसको दर्जा विहीन कर देने की स्कीम है। और ये भारत की लड़ाकू इकाइयों के अंदर ठेकाकरण की योजना है और इसका विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि सेना जो कि भारत की रक्षा के लिए भारतीय राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होती है सेना, और सेना के अंदर एक स्थायी और सम्मानजनक नौकरी की तलाश में भारत के युवा बड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। और उसको इस तरह से ठेकाकरण करके जो भी आप, ये तर्क नहीं है, जो भी सरकार स्वयं और अलग अलग जो अंग है, खुद जो सीटिंग स्टाफ है मिलिट्री के भी, वो भी जिस तरह के तर्क दे रहे हैं वो दरअसल में तर्क नहीं है। सेना के अधिकारी कह रहे हैं वापस तो नहीं होगी ये इसकी। देखिए जनता तय करती है ये। अगर जनता और युवा ढंग से, अच्छे से, एक शांतिपूर्ण तरीके से एक व्यापक लड़ाई खड़ी कर सकेंगे तो ये नीति का सवाल है और ये तो सरकारों को वापस लेना ही पड़ेगा। लेकिन कई लोग कह रहे हैं जो कल्चर चला हुआ रेजिमेंट का, जो जातीय समूह के आधार पर है, वो भी खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जाति समूह के रेजिमेंट को उसकी जो वो कल्चर है उसको खत्म करने के लिए ये आपकी नीयत नहीं है। आपकी नीयत दरअसल में ठेकाकरण करने की है। आप उसको किसी ना किसी इस तरह की कुतर्क बोल करके, क्योंकि अब बात ये है अगर आपने वो कल्चर खत्म करनी थी तो आपको इन नौजवानों को कम से कम 20 साल की नौकरी देने में क्या दिक्कत थी? वो कल्चर आपकी खत्म करना मकसद नहीं है। 4 साल की नौकरी देने का क्या अभिप्राय है ये? आप उन नौजवानों को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार की गारंटी क्यों नहीं कर सकते? यंग होगी सेना जो टाइगर हिल पे भी चढ़ सकती है। नहीं, देखिए सवाल ये होता है कि ये जो यंग और उसकी बात होती है, आप जब तक वो इस लायक होंगे तब तक तो वो रिटायर हो जाएंगे। आपको उनको तैयार करना पड़ता है, एक ट्रेनिंग देना और उस ट्रेनिंग को व्यवहार में लागू करवाना, उसमें समय लगता है, उसमें आप मौके देखते हो। ये इस तरह के दरअसल में आप काल्पनिक बातें कर रहे हैं इस तरह की चीजें बोलकर। सरकार समर्थकों का कहना है कि नीति विरोध की बजाय भाजपा विरोध ज्यादा है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए ये भाजपा विरोध, भाजपा अगर इस तरह की चीज लेकर आएगी तो
तो जाहिर सी बात है देर सवेर भाजपा का भी विरोध होगा, परंतु जो लोग जायज विरोध कर रहे हैं वो केवल भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये नीति चाहे अगर इसे कोई भी पार्टी लेकर आती, और हम विशेषकर कहना चाहते हैं कि ठेकाकरण की जो पूरी नीति है ये दरअसल में 1990 में जब नई आर्थिक नीतियों के द्वारा मनमोहन सरकार ने जो जिस नीति को शुरू किया था, दरअसल में भाजपा सरकार उसी को और तेजी के साथ कर रही है। तो इसमें ये बात तो है कि आज तमाम जो विपक्षी पार्टियां उनकी नीतिगत सहमति असल में है इसके ऊपर। इसीलिए हम नौजवानों से बार बार ये आग्रह भी करते हैं और कहना भी चाहते हैं कि आज इस नीति का विरोध करने की जरूरत है। ये जो ठेकाकरण की नीति है, ये जो स्थायी रोजगारों को स्थायी रूप से समाप्त कर देने की नीति है, और इस नीति के ऊपर तमाम शासक वर्गीय पार्टियां एक है। इसलिए नीतियों का विरोध करना और व्यापक एकता और जनता के व्यापक हिस्सों को आंदोलनों में उत्वेलित करने के बाद इन नीतियों को हराना अत्यंत आवश्यक है। दुखी होकर आत्महत्या कर रहे हैं, तमाम हजारों युवाओं पर केस हो गए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम ये कहना चाहते हैं जितने भी ये मोदी सरकार और तमाम राज्य सरकारों ने नौजवानों के ऊपर केस बनाए हैं, और ये केस बनाकर जो नौजवानों को डराने की कोशिश कर रही हैं, इन केसों को बनाने का हम विरोध करते हैं और ये केस वापस लेने चाहिए। और हम देख रहे हैं ये उन तमाम लोगों के ऊपर केस बनाए जा रहे हैं, जैसे हमने देखा कि अभी आशीष मित्तल जी के ऊपर भी केस बनाया गया, क्योंकि वो तमाम ताकतें जो एक भारत के लोगों के लिए, भारत के मजदूर, किसान, नौजवानों के लिए एक बेहतर भारत का भविष्य जो देखने का और उस निर्माण की तरफ जो ताकतें आगे बढ़ रही हैं, उनको केसों में फंसाना। और दूसरी बात, नौजवानों से हम विशेषकर कहना चाहते हैं कि आत्महत्या रास्ता नहीं है। किसान आंदोलन से आप सीखिए। इस किसान आंदोलन के 1.5 साल के पहले भारत के विभिन्न राज्यों से किसानों के आत्महत्या करने की खबरें आती थी। जब किसान आंदोलन में सड़कों पर आया, किसानों की आत्महत्या की खबरें बंद हो गई। इसलिए नौजवान, आप देश का भविष्य है, आप आत्महत्या ना कीजिए, बल्कि अपने संगठित व्यापक जोशपूर्वक आंदोलनों से और एक जोश और होशपूर्वक आंदोलनों से आप इस सरकार को मजबूर कीजिए आपके खिलाफ की नीतियों को वापस लेने। ये उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून के शासन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो कानून के शासन को सुनिश्चित करने की मांग को लेकर, और जो इलाहाबाद में 10 जून को अटाला में घटना हुई है, जिसमें CAA के जो आंदोलनकारी थे, जिन्होंने 2020 में आंदोलन किया था, उन कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में, और जिनमें अखिल भारतीय किसान AIKMS, अखिल भारतीय किसान मजदूर संगठन के अखिल भारतीय महासचिव कॉमरेड आशीष मित्तल, उनके ऊपर जो मुकदमा अटाला की घटना को लेकर दर्ज किया गया है, उसको वापस लेने की मांग पर कि आशीष मित्तल जी सहित जो CAA आंदोलनकारी लोग हैं, उनके ऊपर जो इलाहाबाद की घटना के बारे में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनको वापस लेने की मांग पर, और अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग पर यहाँ पर जो ये धरना किया जा रहा है, उसको लेकर हम आज यहाँ शिरकत कर रहे हैं। क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरह से जो आंदोलन, जो भारत का संविधान लोगों को आंदोलन करने का अधिकार देता है, जो भारत का संविधान भारत की जनता की रोजी रोटी, भारत की जनता को बेहतर जीवन के अधिकार का जो सुनिश्चितता करता है, जो भारत का संविधान तय करता है कि भारत के अंदर किस तरह से कानून का शासन लागू किया जाए, और जिसको हमने लगातार देखा यूपी में विशेष करके कहीं एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर्स के नाम पर, अपराधियों के सफाई के नाम पर, माफिया के घरों के सफाई के नाम पर जिस तरह उनके घर बुलडोजर से ढहाए जा रहे हैं, जिस तरह हमने देखा असम और मध्य प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में बुलडोजर चला करके भाजपा की जो सरकारें हैं वो कानून के शासन को धत्ता बता रही हैं, और जिस तरह मई महीने से हमने देखा राजधानी दिल्ली के अंदर भी रोजी रोटी के सवालों पर, गरीबों की आजीविका के साधन रेहड़ी पटरी को, गरीबों के घर जो रोहिणी सेक्टर 15 के अंदर गरीब लोग पन्नी लगाकर रह रहे थे, उनके घरों को बुलडोज किया गया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से कानून का शासन लगातार बुलडोजर के द्वारा ढहाया जा रहा है, हम समझते हैं इसके खिलाफ सभी जनवादी, न्याय पसंद, कानून का
शासन चाहने वाले लोगों को आज विरोध करने की जरूरत है, क्योंकि भारत एक संविधान के द्वारा संचालित देश है। अगर आपको लगता है कि बुलडोजर चलाना है संवैधानिक है, तो आपने न्यायपालिका का सहारा क्यों नहीं लिया? देखिए, न्यायपालिका में भी मामला ऑलरेडी चल ही रहा है। जहांगीरपुरी के अंदर जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा था, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रोका, और उसके बाद भी अभी भी इलाहाबाद की घटना को लेकर न्यायालय के समक्ष मामला लंबित है, और न्यायालय ने भी इस बात को कहा है कि कानून के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। और हम ये जानते हैं कि कानून का शासन लागू कराने के लिए दरअसल कानून के शासन सर्वोपरि है। इस बात को बार बार विधायिका और राज्य के तमाम अंगों के सामने रखने के लिए हर बार जनता को यूं ही सड़कों पर निकल कर आना पड़ता है। इसीलिए आज हम यहाँ सड़कों पर हैं, इस भारतीय राज्य के विभिन्न अंगों को बताने के लिए कि कानून के शासन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और मैं क्योंकि खुद महिला आंदोलन से रिश्ता रखती हूँ, और मैं जानती हूँ कि किस तरह से महिलाएं लगातार कानून के शासन को सर्वोपरि रखने के लिए, हमने देखा 2019 में जब चीफ जस्टिस साहब के ऊपर, जो तत्कालीन चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर किस तरह से एक महिला स्टाफ ने जो छेड़खानी का मुकदमा लगाया था, और किस तरह से तब महिला आंदोलन यूं ही सड़कों पर निकलकर, क्योंकि उन्होंने अपने मामले में खुद ही जज बनने की कोशिश की थी। तो कानून का शासन सर्वोपरि है, ये बात तो चेताने के लिए विभिन्न राज्य के विभिन्न अंगों को, जनता को इसी तरह से बार बार सड़कों पर आना पड़ता है। जब यूपी सरकार से पूछा गया कि बुलडोजर आप चला रहे हैं, किस बेसिस पे चला रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि सबूतों के आधार पर, चाहे वो वीडियोग्राफिंग हो, चाहे वो किसी तरीके से पहचाना जाना हो। तो जो प्रदर्शनकारी हैं, जो इन्वॉल्व हैं अराजकता के लिए, उन पे बुलडोजर क्यों ना चले, एक सवाल ये भी पूछा जाता है। देखिए, भारत के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया कि भारत का संविधान तय करता है, और संविधान की मूल भावना है कि सीआरपीसी है, आईपीसी है, सीपीसी है, और तमाम बायलॉज हैं। हर विभाग का एक बायलॉ होता है, वो तय करता है। जैसे इलाहाबाद के अंदर ही हमने खासकर जो 10 तारीख की घटना हुई है, हमने उसमें देखा कि ये सामने आई है बात कि वो घर जावेद अहमद के नाम ही नहीं है, वो घर उनकी पत्नी के नाम पर है। दूसरी बात, आप किसी का घर तोड़ते हैं तो आप उसको नोटिस देते हैं, और वो नोटिस उचित समय दिया जाना चाहिए, और नोटिस उसको मिलना चाहिए जिसका वो घर है, ना कि उसको जो उस घर में रहने वाला है। तो ये तो उस पर्टिकुलर घटना के अंदर ही हुआ है। दूसरी बात, आपने जो बात कही कि प्रदर्शनकारियों को वीडियोग्राफी के आधार पर तय करके कि जो इन्वॉल्व है, हम कहना चाहते हैं कि कौन इन्वॉल्व है, किसी ने अपराध किया है या नहीं। आरोपी को अपराधी और दोषी करार देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका एक प्रॉपर ट्रायल करके फिर तय करती है कि कोई आरोपी दोषी है या नहीं। आरोपी को अपराधी बना देना ये कानून के शासन के उल्लंघन में है, इस तरह वीडियोग्राफी के आधार पर। और भारत का कोई कानून अभी नहीं कहता है कि वीडियोग्राफी के आधार पर या चंद लोगों के बयान के आधार पर आप किसी आरोपी को अपराधी मान लेंगे। इसलिए अगर योगी सरकार और उनके अफसर जो भी ये काम कर रहे हैं, हम कहना चाहते हैं विशेषकर जो उस इलाके का डीएम है, जो वहाँ के एसडीएम है, जो वहाँ के आईपीएस अधिकारी है, कि आपने भारत के संविधान को रक्षा करने की कसम खाई है, और संविधान की मर्यादा की रक्षा करना और भारत की संविधान की सॉवरेनिटी को बना के रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ना कि सरकारों के मन चाहे फरमानों को मानना आपकी जिम्मेदारी है।